में जन्मे कांशीराम पढ़ाई पूरी कर महाराष्ट्र में रोजी रोटी तलाशी और इसी दौर में अंबेडकर से काफी प्रभावित हुए। नौकरी छोड़ कांशीराम राजनीति में पूरी तरह कूद गए। पहले महाराष्ट्र रिपब्लिकन पार्टी और पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के लिए भी काम किया, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस होने लगा कि मौजूदा संगठनों से भी आगे एक और मंच चाहिए। कांशीराम वोट की राजनीति को समझ रहे थे, जो बार बार उनके भाषणों में दिख रहा था। वो कांग्रेस को चैलेंज कर रहे थे। काफी लोगों को कांग्रेस वालों ने एडजस्ट किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर हम सबको एडजस्ट कर लेंगे, कहीं कोई दूसरी लहर ना पैदा हो जाए। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी को जिंदा रखना भी जरूरी है। सबको कांग्रेस में लेना सही नहीं रहेगा, इनको भी जिंदा रखना जरूरी है। और उनके लिए ये बात कहना, बाबा का नाम लेने वाले लोग अगर ये बात कहेंगे कि विचारधारा तो सही है पर कामयाब हो सकते नहीं, अगर बाबा बाबा करने वाले ये बात कहेंगे तो कांग्रेस के हित में, मनुवादी समाज के हित में ज्यादा है। अगर वो लोग बाबा को छोड़कर बापू के पास आकर मलाई खाते हुए पकड़े जाएंगे, वो बात मलाई खाने वाले अगर कहेंगे कि हो सकते नहीं, तो ज्यादा इसका असर नहीं होगा। ऐसा मैंने महाराष्ट्र में सीखा। जिन लोगों की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उन लोगों की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। जल्द ही बामसेफ का स्टेज भी तैयार कर लिया गया। बामसेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन। ये 1973 का वक्त था। अगले कई साल तक कांशीराम संगठन को देश भर में मजबूत करते रहे। 80 के दशक में ये दलितों का थिंक टैंक बन चुका था। कांशीराम अब पहली बार दलित समाज के अंदर की भी कई परतों की बात कर रहे थे। हमारे बुजुर्गों के संघर्ष के कारण बदलाव आया है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के जाने के बाद वो बदलाव रुका है। संघर्ष रुका है और संघर्ष न होने के कारण वो बदलाव रुका है। अगर वो बदलाव हमें मंजिल तक उसको पहुंचाना है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी का अंत करें। बाबा साहब अंबेडकर ने इस संविधान में जो कमी है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखी कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। राजनीति में बराबरी होगी, एक आदमी का एक वोट होगा, एक वोट की एक कीमत होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक दिशा में वो गैर बराबरी जो हजारों साल से ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के आधार पर चल रही है, वो उसी तरह से चलती रहेगी। इस गैर बराबरी के चलते हुए, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के चलते हुए हम लोग राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तांत्रिक मूल्यों की स्थापना का आंदोलन था, राजनैतिक माध्यम से और संवैधानिक माध्यम से। मुझे लगता है कि उसके सही उत्तराधिकारी के रूप में मान्यवर कांशीराम दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि आप चाहे उनके नारे लीजिए, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो यह प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर राजनैतिक जो एक आंदोलन था, उसको मान्यवर कांशीराम ने आत्मसात किया और उसके बाद फिर लोगों को बताया कि तुम्हारे मत का जो अधिकार है, 1 वोट 1 वैल्यू, 1 मैन 1 वोट एंड 1 वोट 1 वैल्यू, ये जो अलख जगाई, मुझे लगता है कि इससे बड़ा बाबा साहब अंबेडकर के
राजनीतिक प्रजातंत्र और राष्ट्र निर्माण के आंदोलन का कोई और उससे बड़ा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। बामसेफ के असर का एक बड़ा इलाका उत्तर प्रदेश का था। यहां पर सभाओं में लाखों की भीड़ जुटती थी। और इसी दौर में DS4 नाम का संगठन तैयार किया गया। DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। कांशीराम अब ठोस राजनीतिक जमीन तैयार करने में लग गए। बड़ी शुरुआत हुई साइकिल रैली के साथ। देश के 5 कोने कन्याकुमारी, कोहिमा, करगिल, पुरी और पोरबंदर से 2-2 दिन के अंतराल पर दिल्ली के लिए साइकिल यात्रा शुरू की। लगभग 100 दिन में दिल्ली पहुंचे। इस काफिले में शामिल कार्यकर्ताओं ने 7,000 से ज्यादा सभाएं की और लगभग 10 करोड़ लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। जब हम गैर बराबरी वाले समाज को ध्वस्त कर नए समाज की स्थापना के लिए संघर्ष की बात करते हैं, तो हमें विकल्प भी देना होगा, और ये विकल्प राजनीतिक सत्ता को हासिल किए बगैर मुमकिन नहीं है। इस रैली से ही लगने लगा था कि कांशीराम को राजनीतिक सत्ता की जरूरत क्यों महसूस होती है। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस को दलित राजनीति में हो रहे इन बदलावों की खबर नहीं थी। वो भी लगातार अपने प्यादे बढ़ा रही थी। केंद्र में जब राजीव गांधी की सरकार आई तो धीरे धीरे बामसेफ टूटने लगा। कांशीराम और उनके साथी इसके लिए हमेशा कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते रहे। और अब वो दौर शुरू हो चुका था जब कांशीराम ने खुले तौर पर सरकारी कर्मचारियों के संगठन पर काम करना बंद सा कर दिया। इसी दौर में कांशीराम राजनीतिक दल के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे। BSP यानी बहुजन समाज पार्टी। 1984 में पहली बार इस पार्टी ने चुनाव में कदम रखा। पहले चुनाव ने ही बता दिया कि उसकी ठोस जमीन है। BSP को 10 लाख वोट मिले, लेकिन सीट एक भी नहीं मिल पाई। अगले 1 दशक से भी ज्यादा कांशीराम राजनीतिक सत्ता के लिए संघर्ष करते रहे। कांशीराम ने सत्ता को बदलाव की चाबी करार दिया। हम राजनीतिक सत्ता की एक गुरु किल्ली है, ये भी बाबा साहब ने हमें कहा है। इस गुरु किल्ली को हासिल करके हम जिंदगी के हर पहलू में कोई भी ताला खोल सकते हैं। जब मैं देखता था कि क्या कुछ हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई, अगर आप लोग राजनीतिक सत्ता नहीं ले सकते हैं तो राजनीतिक क्लाउट भी अगर बना ले, अगर राजनीतिक एक शक्ति आपकी नजर आए, तभी ये काम बन सकेगा। दलित आंदोलन को अब कैसे सत्ता की चाबी मिलने वाली थी, बताएंगे ब्रेक के बाद। कांशीराम सत्ता का गणित समझ चुके थे। यूपी में बहुजन समाजवादी पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही थी। 1989 से 2002 के बीच राज्य में 5 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें पार्टी जादुई गति से आगे बढ़ी। वो 12-13 सीट से 98 तक पहुंच गई। आखिरी चुनाव में कुल वोटों की तादाद थी 20%, जो BSP को मिले, जिसमें ज्यादातर कांग्रेस की कीमत पर थे। इस दौरान कांशीराम के अलावा पार्टी में एक नया नेतृत्व उभर रहा था और वो नाम था मायावती का। मायावती दिल्ली में पैदा हुई, चाहती थी सिविल सर्विसेज में जाना, लेकिन कांशीराम के संपर्क में आई तो दिशा ही बदल गई। तेज तर्रार मायावती कांशीराम की बड़ी तेजी से राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर उभरी। तभी देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक वक्त में कहा था, मायावती लोकतंत्र का चमत्कार है। जो प्रदेश सबसे प्रतिगामी माना जाता है, सबसे सनातनी माना जाता है, और वो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक महिला, वो भी एक दलित महिला, वो भी जिसको पॉलिटिकल फैमिली के बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल दूसरी कोई बैकग्राउंड नहीं पार्टी की, सिर्फ कांशीराम के डिसाइपल,
खुद के बहुमत प्राप्त करके मुख्यमंत्री बन गई, ये एक चमत्कार कहो या इंडियन डेमोक्रेसी का क्रेडिट समझो, मुझे तो लगता है कि इंडियन डेमोक्रेसी का वो सबसे अच्छा, सबसे बड़ा आविष्कार है। ये चमत्कार हकीकत में बदला जब 1995 में 39 साल की उम्र में मायावती देश के सबसे बड़े राज्य की सबसे छोटी महिला मुख्यमंत्री बनी। मैं मायावती सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। कांशीराम के भाषणों में मायावती सुनाई पड़ रही थी, वो अब सफलता की कहानी थी। जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, हमने एक शेड्यूल कास्ट की महिला को चीफ मिनिस्टर बनाया, एक चमारी को चीफ मिनिस्टर बनाया और एक चमार को चीफ सेक्रेटरी बनाया। आने वाले दौर में मायावती ने